Hello my dear student, welcome our Fast Guide Academy. Myself अजय वर्मा, आपका साइंस टीचर। तो प्यारे बच्चों, हमने जाना पिछली वीडियो में कि आधुनिक आवर्त सारणी क्या होता है, साथ ही हमने समूह के बारे में भी जाना, वर्ग के बारे में जाना। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आवर्त के बारे में, पीरियड जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कि सर ये आवर्त क्या होता है। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का क्लास। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको आवर्त बता दूं। सर आवर्त क्या होता है, पिछले वीडियो देखे हो ना। पहले अगर पिछली वीडियो नहीं देखे हो तो पहले जाकर उसको देख लो, अच्छे से समझ जाओ, ताकि ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, जो आवर्त होता है ना, वो आवर्त क्या होता है सर, हमने जाना, आप बताए थे सर कि जो ऐसी लाइन होती है, ऐसी लाइन, वो क्या होता है, आवर्त होता है। और साथ ही मैंने आपको बताया था कि आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल कितने आवर्त होते हैं, टोटल आवर्त की संख्या होती है वो 7 होती है। और समूह की संख्या कितनी होती है सर, तो मैंने आपको बताया था जो समूह की संख्या होती है वो होती है 18। ठीक है, तो ध्यान से देखो इधर। तो ये आवर्त तो 7 हो गई, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पहला पॉइंट क्या बोलता है, प्रत्येक आवर्त में स्थित सभी तत्वों में कोषों की संख्या। ये कोष क्या है सर, तो ध्यान से समझना, कोष को ही कक्षा बोलते हैं प्यारे बच्चों, और कक्षा को ही इंग्लिश में ऑर्बिट बोलते हैं। क्लियर, ऑर्बिट बोलते हैं इसी को। तो आगे देखो, ध्यान से समझना इसको। तो देखो, हाँ सर ये तो जान गए, लेकिन कक्षा को और थोड़ा सा अच्छा डिफाइन कर दूंगा, उसको टेंशन ना लो। जैसे कि देखो, कैसे बताएं तुमको, कोई भी जो परमाणु है, अब परमाणु की आकृति कैसी होती है, गोलाकार होती है, और बीच में क्या होता है, नाभिक होता है। तो उसी प्रकार से ये नाभिक के सबसे पहली वाली जो होती है वो पहली कक्षा हो गई। उसके बाद सेकंड वाली वो क्या हो जाएगी आपकी दूसरी कक्षा। पहली कक्षा को के से दर्शाते हैं, दूसरी कक्षा को एल से, उसी प्रकार से तीसरी कक्षा एम हो जाती है। ये सारा चीज आपने कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हो। तो अगर नहीं भी पढ़े हो तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझ में तो आ रहा होगा कि हाँ सर एक परमाणु होता है, परमाणु के नाभिक के चारों ओर ऐसी गोलाकार लाइन खिंचाई रहती है जिसको हम लोग कक्षा बोलते हैं। और उसी कक्षा में कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है ऐसे गोल गोल। जैसे कि सूर्य के चारों ओर कौन घूमते रहते हैं, ग्रह घूमते रहते हैं। तो सूर्य जो हो गया आपका नाभिक हो गया, और जो यहाँ पे चलो पृथ्वी ग्रह ही मान लूँ, जो पृथ्वी ऐसी घूमती है, तो जिस मार्ग में घूमती है वो मार्ग क्या कहलाती है, कक्षा। तो पृथ्वी एक प्रकार से क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन हो गई सर, और सूर्य क्या हो गया, नाभिक। तो पृथ्वी ऐसे गोल गोल घूमती है, कहाँ घूमती है, अपनी कक्षा में घूमती है। क्लियर, तो ये तो देखो, कोष यानी क्या होगी, एक प्रकार से वो कक्षा ही होती है जिसको इंग्लिश में ऑर्बिट बोलते हैं। तो कोष बोले या कक्षा बोले, आपको वही समझनी है, सेम होता है, दोनों पर्यायवाची है। ठीक है भाई, तो देखो आगे, तो इसको रफ कर दूं मैं, तो इसको आगे देखना, ठीक है। अब देखो बच्चों, पहला पॉइंट समझ में आ गया सर कि प्रत्येक आवर्त में स्थित सभी तत्वों में कोषों की संख्या समान होती है। अच्छा, कोष आपको पता चला, लेकिन कोषों की संख्या कैसे समान होगी सर, ये तो बताओ। तो ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे पहले मैं आपको आवर्त दिखा दूं, सारणी दिखा दूं। ये आपके आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी, जिसमें ये वाली जो होती है ऐसे ऊपर से नीचे जब जाते हैं देखते हैं तो ये आपका समूह कहलाता है। और जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, हम जब बाएं से दाएं जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका आवर्त। तो आवर्त की संख्या टोटल कितनी है, 7। ये देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो 7 आवर्त हैं। और वर्ग कितने हैं, समूह कितने हैं, तो समूह सर ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तो वो समूह हो जाता है। और बाएं से दाएं जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है, आवर्त होता है। तो प्यारे बच्चों, वही पॉइंट बोला गया है कि प्रत्येक आवर्त में स्थित सभी तत्वों में कोषों की संख्या बराबर होती है। अब ध्यान से देखना, ये कैसे बराबर होगी इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। आप कोई सा भी तत्व ले लो, कौन सा तत्व ले लें, जैसे कि
कोई भी तत्व ले लो, इसको पूरा पूरा क्लियर कर दूं पहले, आप देख लेना इसमें। जैसे कि ये इसको मिटा दिया जाए, चलो इसको मिटा दिया जाए, ठीक है। अब देखो मैं कोई भी एक तत्व ले लेता हूं और आपको समझाता हूं कि किस प्रकार से आवर्त जो होता है, आवर्त में तत्व की जो कक्षा की संख्या होती है वो इक्वल होती है। तो देखो जैसे कि मैं आवर्त में लेना है ना, तो आवर्त मतलब बाएं से दाएं लेना है। तो यदि मैं बाएं से दाएं जाता हूं तो तत्व में जो कक्षा होती है वो कक्षा बिल्कुल क्या होगी, कक्षा यानी कोष, वो कोष बिल्कुल क्या होगी, समान होगी, मतलब नो चेंज, ठीक है। कोष क्या होगी, समान। कब, जब मैं बाएं से दाएं जाता हूं तब। जैसे कि देखो सोडियम और मैग्नीशियम दोनों के ले लें क्योंकि ये एक ही आवर्त में है। इसी प्रकार से पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम ये सारे एक ही आवर्त में हैं। तो मेरे को एक ही आवर्त के कोई दो तत्व लेके आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं सोडियम और मैग्नीशियम को लेता हूँ, ठीक है भाई। तो यहाँ पे तो जगह नहीं है, इधर पीछे में बना देता हूँ। तो देखो सोडियम को ले लेता हूँ पहले। अच्छा बताओ सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। उसी प्रकार से मैं एक और तत्व इसी के आवर्त में, क्योंकि आपको पता है दोनों एक ही आवर्त में होते हैं, पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, तो तीसरे आवर्त में दोनों तत्व रहते हैं सोडियम और मैग्नीशियम, ठीक है। तो देखो मैंने सोडियम लिया और मैग्नीशियम लिया। अच्छा बताओ मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। अब ध्यान से देखना, अब आपको इसका क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले आपको ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में कितना, 8, और 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन की खपत हुई सर। यहाँ पर तो 11 इलेक्ट्रॉन है, असल में ये प्रोटॉन की संख्या होती है। तो भैया आपको पता है किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो यहाँ पे यदि ये परमाणु न्यूट्रल है, उदासीन है, तो जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन, मतलब सोडियम पे कोई भी चार्ज नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 11 है। क्लियर। तो देखो तो 2 और 8 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बचा है, वो कहाँ जाएगा, इस कक्षा में जाएगा, तीसरी कक्षा में जाएगा। तो ध्यान से समझना। अब हमको इसको मैं आपको एक कक्षा के माध्यम से बताता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। जैसे कि देखो, चलो डायग्राम के माध्यम से आपको बता देते हैं इसको। एक परमाणु बताता हूँ मैं आपको, ये परमाणु का आकार बनाते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से, ये ठीक से नहीं बन रहा है, इसको ऐसे बना दिया जाए। एक बड़ा सा यहाँ पे ये 1, ये 2 और ये 3। कितनी कक्षा है भाई, 3 कक्षा है। अच्छा बताओ पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा बीच में नाभिक बना देता हूँ इसके, ठीक है, ये बीच में नाभिक बन गया। अच्छा बताओ पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, हाँ सर पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है इसके। उसके बाद दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है सर। उसके बाद तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो ये पूरा परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, साथ ही मैंने परमाणु को डायग्राम संरचना बनाकर भी बता दिया कि कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सब्र रखो, इस पॉइंट को अच्छे से समझा रहा हूं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो, तो 2 8 10 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन और बचा, वो कौन सी कक्षा में जाएगा, तीसरी कक्षा में जाएगा। तो इसका भी डायग्राम बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये इधर नहीं बनाते हैं, इसको इधर बना लेते हैं, ठीक है। 1 2, कितनी कक्षा है इसके पास भी, 2 कक्षा है, और ये 3, ठीक है। तो ध्यान से समझना, यहाँ पे बीच में इसके नाभिक हो जाएंगे। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, और तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। तो प्यारे बच्चों कक्षा या कोष क्या होता है, तो मैं जो ये गोल घेरा बनाया हूं ना, वो कक्षा है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक है। ये कक्षा आप 9वीं में भी पढ़े होगे, नहीं पढ़े हो फिर भी यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो कक्षा है और कोषों की संख्या समान होगी। तो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसमें भी 3 कक्षा है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा। इसमें भी मैग्नीशियम में भी 3 कक्षा है, ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा। ये देखो डायग्राम, ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है और ये तीसरी, ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और ये तीसरी। तो प्यारे बच्चों ये तो एक एग्जाम्पल दिया केवल सोडियम और मैग्नीशियम का, केवल एक एग्जाम्पल दिया किसका, सोडियम और मैग्नीशियम का। आप एक ही आवर्त के कोई सभी तत्व ले लो, उनमें जो
कक्षा की संख्या होती है, जो कोष की संख्या होती है, वो बिल्कुल बराबर होती है। वो कब पता चलेगा? जब आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तब पता चलेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाल के बताया आपको, ये देखो सोडियम का मैग्नीशियम का, तो दोनों में देखो 3-3 कक्षा है। आप उसी प्रकार से कोई सभी तत्व का इसमें से आप एक ही आवर्तक लेना और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के देखना, तो उसमें लगभग समान कक्षा होती है। फॉर एग्जाम्पल पहले जो देखो, पहले आवर्त, तो हाइड्रोजन में देखना, हाइड्रोजन पहले आवर्त में कौन कौन से तत्व हैं? तो सर पहले आवर्त में हाइड्रोजन है और हीलियम है। इसका मतलब दोनों हाइड्रोजन और हीलियम में जो कक्षा की संख्या होगी वो बिल्कुल बराबर होगी। अब एक ट्रिक बताऊं तो ध्यान से सुनना। ट्रिक है, पहले आवर्त में जो कक्षा की संख्या होती है प्यारे बच्चों वो 1 होती है। दूसरे आवर्त में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या सभी में, लिथियम में, बेरिलियम में, बोरान में, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सभी में जो कक्षा की संख्या होगी वो क्या होगी? 2। कक्षा बोलो या कोष बोलो, उसकी संख्या क्या होगी? 2 होगी। उसी प्रकार से यहाँ पे तीसरे आवर्त में पाए जाने वाले तत्वों में भी जो कक्षा की संख्या होगी वो क्या होगी? 3। तो यदि आपको आवर्त में पता है कि पहला आवर्तक का ये तत्व है, दूसरे आवर्तक का ये तत्व है, तो आप उसकी कक्षा को ऑटोमेटिकली बता सकते हो। क्योंकि यदि किसी तत्व के पास 3 कक्षा है, मतलब समझ जाना वो जो तत्व है तीसरे आवर्त में आएगा। यदि किसी तत्व में कक्षा की संख्या 4 है, मतलब समझ जाना वो जो तत्व है चौथे आवर्त में आएगा। कहने का मतलब ये देखो, सोडियम और मैग्नीशियम का निकाले थे तो कक्षा की संख्या कितना निकला था? 3। और ये देखो कौन से आवर्त में है? तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। उसी प्रकार से ये जो चौथा आवर्त है, वो चौथा आवर्त के कोई सभी तत्व का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो उसमें जो कक्षा की संख्या होगी वो होगी 4। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से तत्वों को अरेंजमेंट किया गया है। ठीक है, तो ये था हमारे पहला पॉइंट का मतलब। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट समझो क्या बोलना चाह रहा है। आवर्त के केस में किसी आवर्त में बाएं से दाएं ओर बढ़ने पर तत्व की परमाणु संख्या में क्रमशः 1 की वृद्धि होती है। अब ये देख लो भैया, बाएं से दाएं जाते हो तो क्रमशः 1 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है। कैसे? पोटेशियम का एटॉमिक नंबर देख लो, कोई सा भी देख लो, इधर वाले इसका भी देख सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ पे लिथियम सेकंड नंबर का आवर्त है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम के बाद बेरिलियम का 4, तो लिथियम के बाद आ रहा है ना भाई बेरिलियम, तो लिथियम का 3, बेरिलियम का 4। उसी प्रकार से बेरिलियम के बाद आने वाले तत्व है बोरान, उसका 5, फिर 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा कार्बन का 6, फिर एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी नाइट्रोजन का 7। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों एक ही आवर्त में पाए जाने वाले तत्वों में क्रमशः 1 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। कितने इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है सर? 1 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। लेकिन यदि हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो कक्षा की संख्या में वृद्धि नहीं होती। यदि शुरुआत में इस तत्व में यदि कक्षा की संख्या 5 है, मतलब इस सारे तत्व में कक्षा की संख्या क्या होगी? 5 होगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एकक वृद्धि होते हैं। जैसे इसमें परमाणु क्रमांक 37, तो इसका हो जाएगा 38, इसका हो जाएगा 39, 40, 41, 42, ऐसे करके बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब तीसरा पॉइंट समझो, किसी कोष में मतलब किसी कक्षा में किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या सूत्र 2n के वर्ग के द्वारा ज्ञात की जाती है। ये 2n का वर्ग किसने दिया? आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा होगा, बोरबरी का सिद्धांत, उसने दिया। कैसे? अगर देखो अब मेरे को मालूम नहीं है, क्या मालूम नहीं है कि मेरे पास कोई परमाणु है और उस परमाणु में परमाणु की तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएगा मेरे को पता नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, है ना, ताकि यहाँ पे जगह बन जाए हमको लिखने के लिए। और इसका स्क्रीनशॉट आपको पीडीएफ चाहिए भैया, तो उसके लिए आपको फास्ट गाइड ऐप पर जाना पड़ेगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखो इस पॉइंट का मतलब समझो, किसी कोष में अब मान लीजिए मेरे पास कोई परमाणु है, कोई यहाँ पे कोष बना लेता हूँ, पहला कोष, ये गड़बड़, ये हमारा दूसरा कोष, ये हमारा तीसरा कोष। ठीक है, और बीच में क्या होता है? परमाणु के बीच में होता है सर नाभिक, ये हो गया नाभिक। ठीक है, अब ध्यान से समझना।
अब मेरे को मालूम नहीं है कि तीसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, तो हमको पता करना है। ठीक है, किसी कोष मतलब किसी कक्षा। अब ये देखो, ये पहला कोष, ये दूसरा कोष और ये तीसरा कोष। तो मेरे को पता नहीं है कि तीसरी कोष या तीसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन यदि आपको ये सूत्र याद है 2n का वर्ग, तो आप आसानी से तीसरी कक्षा ही नहीं, चौथी, पांचवी, छठवीं, जिस भी कक्षा का इलेक्ट्रॉन आपको ज्ञात करना है आप ज्ञात कर सकते हो। जैसे कि देखो, अब ये n क्या बताती है हमको, n बताती है कक्षा की संख्या। ये क्या बताएगी, कक्षा की संख्या बताएगी। जैसे ध्यान से समझना, अब मेरे को तीसरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है, तो ये फार्मूला लगाओ, 2 गुना n के जगह क्या रखोगे, जिस कक्षा का आपको मान निकालना है कि उस कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो प्यारे बच्चों, मेरे को तीसरा कक्षा का ज्ञात करना है, तो n के जगह 3 लिखूंगा और इसका क्या है, वर्ग। अब इसको सॉल्व करो, तो 2 गुना 3 का वर्ग क्या होगा, 9, तो 9 दूनी क्या हो जाएगा, 18। इसका मतलब तीसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो तीसरी कक्षा में प्यारे बच्चों अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। आई होप प्यारे बच्चों आवर्त के ये तीनों पॉइंट आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। तो चलिए इसी तरीके से इंटरेस्टेड और यूजफुल वीडियो आपके लिए फास्ट गाइड ऐप पर मिलता है। फास्ट गाइड ऐप आपके लिए बहुत ही इजी, बहुत ही क्वालिटी से भरपूर एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमको विदा दो, बाय बाय।